वो क्लॉट वहाँ बैठ जाता है और जब वो धीरे धीरे हील अप होता है तो वहाँ पे फेफड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है या फाइब्रोस हो जाता है। कॉमन कॉजेज हैं जैसे कोई ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, जो बॉडी में डिफरेंट जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या डिफरेंट कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेज है। अगर फाइब्रोसिस किसी को होता है तो इब्तिदाई अलामत क्या दिखते हैं? देखिए अक्सर हम देखते हैं कि फाइब्रोसिस की इब्तिदाई अलामत होती है सिर्फ खांसी। ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर फाइब्रोसिस लंग्स में डेवलप हो गया तो ये रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। जब हम इलाज की बात करते हैं, क्या इसका मुकम्मल इलाज है? फेफड़े हमारे जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है और ये हमें सांस लेने में मदद देते हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले में आसानी पैदा करते हैं और वही जो नाकारा मादा जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है उससे भी हमें बचाता है। अगर फेफड़ों को ज़ख्म होता है तो क्या किया जाए? फेफड़ों के ज़ख्म को पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहा जाता है। ये क्यों होता है, इस बीमारी से किस तरह बचा जा सके और इसकी इब्तिदाई अलामत क्या हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपका ईटीवी भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेयर साहब। आगाज़ में यही जानना चाहूँगा कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस असल में होता क्या है? देखिए पल्मोनरी मींस लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, और फाइब्रोसिस मतलब सुकड़ना। एक तरीके का अगर हम देखते हैं जो हमारा फेफड़ा होता है इसका एयर एक्सचेंज का फंक्शन होता है, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो ब्लड में चला जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बाहर आता है। ये हमारे फेफड़ों का मेन फंक्शन होता है। फाइब्रोसिस में हमारे फेफड़े जो है करीब एक तरीके के सिकुड़ जाते हैं, लेकिन इसके सिकुड़ना एक जस्ट एक फीचर है जिसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को फेफड़े की टीबी हो जाती है, जब फेफड़े के जैसे आप ज़ख्म की बात कर रहे थे, वो एक तरीके के ज़ख्म होते हैं या नमूनिया होता है जो हमारे लंग्स में बहुत पाया जाता है, और उसके बाद जब ये हील होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक किसी बॉडी पार्ट पे कोई ज़ख्म आ जाता है, उस पर क्लॉट बैठ जाता है, वो क्लॉट जब हील अप हो जाता है एक निशान सा रह जाता है तो ऐसे ही जब फेफड़े में कोई ज़ख्म हो जाता है, वो हील अप हो जाता है, वो क्लॉट वहाँ बैठ जाता है और जब वो धीरे धीरे हील अप होता है तो वहाँ पे फेफड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है या फाइब्रोस हो जाता है। तो ऐसे ही डिफरेंट तरीके के रीजंस होते हैं फाइब्रोसिस डेवलप होने के। सबसे कॉमन हम देखें कि हमारे अगर कोई इन्फेक्शन होता है, स्पेशली टीबी का इन्फेक्शन, जब वो हील होता है, टीबी की बीमारी ख़त्म हो जाती है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन फेफड़े में हमारे थोड़ा सा फाइब्रोसिस की फीचर्स जो है वो रह जाते हैं। या इसके अलावा हमारे जो कॉमन कॉजेज़ हैं जैसे कोई ऑटो इम्यून कॉजेज़ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, जो बॉडी में डिफरेंट जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या डिफरेंट कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेज है, जिसके हालांकि प्राइमरीली एक जो सिस्टमिक डिजीज़ होती है, यानी कि उसकी बॉडी में जो है हर बॉडी पार्ट में उसके फीचर्स आ सकते हैं, और फेफड़ों में जो उसका अलामत होती है वो ही फाइब्रोसिस होती है। या इसके अलावा भी हमारे जो सबसे कॉमन जो हम देखते हैं कॉज ऑफ फाइब्रोसिस वो इडियोपैथिक है, यानी कि उसका कोई खास रीज़न नहीं होता है, बिना वजह के। वो भी हम देखते हैं कि हमारे वादी कश्मीर में जो है बहुत सारे पेशेंट, हाई परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो है उनमें ये फीचर्स पाया जाता है, लेकिन कॉज को ही नहीं मिल पाता है। तो सब चूँकि आपने ये जिक्र किया कि ये किसी दूसरी बीमारी की अलामत भी हो सकती है, अगर फाइब्रोसिस किसी को होता है तो इब्तिदाई अलामत क्या दिखते हैं? देखिए अक्सर हम देखते हैं कि फाइब्रोसिस की इब्तिदाई अलामत होती है सिर्फ खांसी। जो ये खांसी होती है ये अक्सर हम देखते हैं ये खुश्क खांसी होती है और बहुत माइल्ड तरीके की होती है। ड्राई कफ, बिल्कुल ड्राई कफ एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इस फाइब्रोसिस होने का, और जो ही ये फाइब्रोसिस आगे आगे बढ़ना शुरू होती है तो उस फाइब्रोसिस में जो हम देखते हैं कि हमारा जो सांस फूलना शुरू हो जाती है। आप देखें कि बॉडी में जो हम ऑक्सीजन की मिकदार देते हैं वो कम हो जाती है, और स्पेशली हम देखते हैं कि जब ये पेशेंट एक्सर्ट करता है या कोई मेहनत का काम करता है तो इनिशियली उसी टाइम ये सांस थक जाता है या सांस फूलना शुरू हो जाता है, और जो ही ये फाइब्रोसिस बढ़ती जाती है इसके सिम्टम्स जो है वो भी एग्रीवेट होते रहते हैं और ज़्यादा रूटीन एक्टिविटीज़ पे उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। अच्छा, पेचीदगियाँ क्या है इसकी? देखिए बेसिकली हमें जो है, क्योंकि फाइब्रोसिस यूजुअली जो है ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर फाइब्रोसिस लंग्स में डेवलप हो गया
तो ये रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो ये परमानेंट फीचर बन जाता है फेफड़े का। लेकिन इसका प्रोग्रेशन, यानी कि अगर ये अर्ली स्टेज पे ये डिटेक्ट हो गया तो हम इसको रोक सकते हैं बाय ट्रीटिंग द ओरिजिनल कॉज। अगर कोई भी फाइब्रोसिस का पेशेंट हमारे पास आ गया, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो इसका क्या है, ये प्रोग्रेसिव यूजुअली बढ़ जाएगा और पूरे फेफड़े को इन्वॉल्व करता जाएगा और एक पेशेंट क्रिपल हो जाएगा, उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि वो रोज़मर्रा का काम भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा एम होता है कि हम इसके कॉज को पहले देखें, कॉज क्या है फाइब्रोसिस का, और उसको डिफरेंट तरीके की मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन द कॉज उसको हम रोक सकते हैं या प्रोग्रेशन को हम कम कर सकते हैं ताकि वो एक नॉर्मल सी जिंदगी। तो इसका मतलब है कि इब्तदाई अलामात जब जाहिर हो तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये बताइए कि किन अफराद या किन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा मुतासिर करती है? देखिए, इसमें कोई ऐसा खास ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है। ये तो हर कोई हो सकता है इन्वॉल्व इसमें। लेकिन जैसे हम टीबी किसी भी उम्र में नहीं, यूजुअली तो हम देखते हैं कि इट डेवलप्स आफ्टर द एज ऑफ 35-40 ईयर्स। ये डिपेंड करता है एटियोलॉजी पे, यानी कि कॉज क्या है। जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन किसी भी एज में हो सकता है और जब वो हील होगा फाइब्रोसिस किसी भी एज में डेवलप हो सकती है। ऐसे ही जैसे हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कुछ मैनिफेस्टेशन जो है वो बचपन में ही आना शुरू हो जाती है और ऐसे पेशेंट्स को फाइब्रोसिस जो है अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है लंग्स में। लेकिन हम जो अक्सर पेशेंट्स देखते हैं जो इडियोपैथिक कॉज, जिनका कोई कॉज नहीं होता है, दैट इज अबाउट द एज ऑफ 40 ईयर्स। अच्छा, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं? बिल्कुल। देखिए, एटियोलॉजी डिफरेंट होती है। कुछ टाइप ऑफ फाइब्रोसिस जो होती है वो मेल्स में प्रेडोमिनेंट होती है। कुछ हमारे कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जो फीमेल्स में प्रेडोमिनेंट पाई जाती है। तो वो चीज़ें जो है वो फीमेल्स में कॉमन ज़्यादा होता है। टीबी का इन्फेक्शन तो आप किसी में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन एटियोलॉजी कि रीज़न क्या है फाइब्रोसिस डेवलप होने का, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन दोनों मेल फीमेल को ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आप रोज़ाना ओपीडी देखते हैं, किस नवियत के पेशेंट्स ये बीमारी लेकर आते हैं और जम्मू कश्मीर में इसका तनासुब कितना है? देखिए, हालांकि हमारे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं अवेलेबल है कि कश्मीर में इसकी इंसिडेंस कितनी है। स्टडीज़ हो रही हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या शरह है इसका, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हम देख रहे हैं कि इसकी डायग्नोसिस जो है इंक्रीज़ हो गई है। इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसकी इंसिडेंस या प्रेवलेंस इंक्रीज़ हो गई होगी, लेकिन चूंकि हमारे पास अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो ज़्यादा इजीली ये डायग्नोज हो पाते हैं। क्योंकि इनिशियली अब हम कोई भी पेशेंट अगर कहीं पे भी चला जाता है, इसके फीचर्स खांसी होता है या सांस फूलना होता है, तो यूजुअली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के इस पेशेंट को वापस कर देते हैं। और हो सकता है इसका क्रॉनिकली थोड़ी थोड़ी सांस फूलना या थोड़ा थोड़ा खांसी आना, ये बहुत सारे पेशेंट स्मोकर्स भी होते हैं तो वो एट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट रीजंस को। लेकिन अगर कोई सी पेशेंट को कंटिन्यूसली ऐसे फीचर्स आ रहे हैं तो अगर वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो मुझे लगता है अब थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो जिस वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे स्पायरोमेट्री होता है, पहले नहीं हुआ करती जो पहले नहीं हुआ करते, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री होता है, सीटी स्कैन हमने देखा है कि काफ़ी कॉमन हो गया है, हर जगह अवेलेबल है। तो सीटी स्कैन सबसे अर्ली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। तो जब इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ हमारे पास ज़्यादा आ गई तो इसकी वजह से जो है हम अर्ली इनको कैचअप करते हैं या ज़्यादा पेशेंट्स को हम डायग्नोज कर पाते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद अब ब्रोंकोस्कोपिक फैसिलिटीज़ या जो हम बायोप्सी वगैरह इसमें करते हैं ये कॉज एसरटेन करने के लिए कि क्या किस फीचर्स की फाइब्रोसिस है इसमें या क्या इसमें कॉज हो सकता है, तो वो भी फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल है। तो इस वजह से हम एक डॉक्टर साहबान के लिए भी बहुत ईजी हो गया है इस चीज़ को डायग्नोज करना एट एन अर्ली स्टेज। इस तकलीफ को अगर हम कंपैरिजन करें मुल्क की बाकी रियासतों से, जम्मू कश्मीर है कहाँ? ये तो मैं कहूँगा कि इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइब्रोटिक डिजीज़ हैं ये कश्मीर में भी अच्छा खासा है, लेकिन कुछ टाइप ऑफ फाइब्रोसिस यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है या बाहर अगर हम देखें वहाँ पे अलग तरीके की इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। मौसम या माहौल से इसका कोई ताल्लुक है? नहीं, यूजुअली मौसम का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम देखते हैं कि अक्सर जब इनके लंग्स वीक होते हैं तो अगर इन्फेक्शन होता है तो इनके
सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। लेकिन बजाती खुद अगर फाइब्रोसिस की बात करें उसमें यूजुअली मौसम का कोई दखल नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम इलाज की बात करते हैं, क्या इसका मुकम्मल इलाज है? देखिए, पहले तो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो पेशेंट को अलामत होते हैं, वो सांस फूलना हो या खांसी आना हो, जो कॉमन अलामत होते हैं, पहले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो वो तो पेशेंट को कंटिन्यूसली लेना है, जैसे जिस नवियत की उसकी प्रॉब्लम होती है। सेकंड होता है कि आपको कॉज देखना है, कॉज देखने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जब आप वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जो कॉमनली हम यहाँ पे देखते हैं, या बाकी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ होती है, तो उसका जब हमारा प्राइमरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है तो उस चीज़ को अगर हमने ट्रीट किया तो फाइब्रोसिस को भी हम उसी चीज़ पर रोक सकते हैं या कम प्रोग्रेशन उसका कम कर सकते हैं। जो इडियोपैथिक जो हमने बात कर रहे थे, इडियोपैथिक फाइब्रोसिस जिसका कोई कॉज नहीं होता है, उसमें भी आजकल हमारे पास एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स आए हैं जिनका पहले मतलब अनअफोर्डेबल था एक पेशेंट के लिए। उसकी यूजुअली जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे ड्रग्स तो 1 मंथ की थेरेपी करीब 1 लाख से ज़ायद तक जाती थी, जो यूजुअली हम देखते थे कि उसकी पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अब उसकी कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, तो वो अफोर्डेबल है एक पेशेंट के लिए। और ऐसे ड्रग्स आने से हमने देखा है कि जो हम प्रोग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस है उसको रोक पाए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस। जितना अर्ली डायग्नोसिस इस चीज़ का हो जाए उतना हम उसको हम उस अर्ली लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेडिकेशंस, या सिर्फ हो सकता है किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन मॉनिटरिंग हो जाएगी कि इसका जो है अगर 2% इन्वॉल्वमेंट है, 1 साल के बाद कितना इंक्रीज हुआ है। किसी का फाइब्रोसिस ऐसे है बहुत स्लो प्रोग्रेशन रहता है, तो उसमें हो सकता है पेशेंट को किसी दवाई की या किसी चीज़ की ज़रूरत भी ना पड़े, जस्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। लेकिन अगर कोई पेशेंट प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस में मुबतला है उसको हम ट्रीटमेंट दे के रोक सकते हैं और प्रोग्रेशन को हम रोक के एक पेशेंट को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। बहरहाल आपने ईटीवी भारत से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।